तो आज हम पढ़ेंगे एंटी अल्सर एजेंट। सबसे पहले हमको जानना होगा कि अल्सर क्या होता है, क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो अल्सर आर ओपन सोर दैट डेवलप इनसाइड लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो अल्सर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर उसको बोलते हैं जो स्टमक की लाइनिंग में हो, और पेप्टिक अल्सर उसको बोलते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन जो कि डुओडेनम है उसमें जो अल्सर होता है उसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। डायग्राम से आप समझ लीजिए, ये हमारा स्टमक हो गया, स्टमक की ये लाइनिंग है। यहाँ पे अगर कोई अल्सर होता है तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, और जो हमारी डुओडेनम की लाइनिंग में जो अल्सर होता है उसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर आर बाय द इन्फेक्शन विद बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर के ज़रिए हमारे अंदर जाता है और अल्सर कॉज करता है। ये एसिडिक एनवायरनमेंट पे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता है, और ये कैसे सर्वाइव करता है ये हम आगे देखेंगे। और इसका दूसरा जो कारण है पेप्टिक अल्सर का वो है लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एस्प्रिन और NSAID ड्रग। तो NSAID ड्रग कैसे कॉज करती हैं अल्सर वो हम देखते हैं। जो NSAID ड्रग रहती हैं वो COX-1 को इनहिबिट करती है, जबकि COX-1 म्यूकस और बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को भी बढ़ाता है। और म्यूकस जितना ज़्यादा रहेगा, हमारा जो स्टमक की लेयर है वो HCl से उतनी ही अच्छे तरीके से बचे रहेगी, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म में NSAID ड्रग का कंजप्शन कर रहा है तो उसमें अल्सर देखे गए हैं। अब हम देख लेते हैं सिम्टम ऑफ अल्सर, कि अगर किसी को अल्सर हो गया तो उसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। बर्निंग स्टमक पेन, फीलिंग ऑफ फुलनेस, ब्लोटिंग, फैटी फूड इंटॉलरेंस, हार्ट बर्न और नौशिया। हम ये देखेंगे कि अल्सर होता क्यों है। तो जो अल्सर होता है वो नॉर्मली ट्रिगर फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर के इम्बैलेंस होने के कारण होता है। ट्रिगर्ड फैक्टर में HCl और H. पाइलोरी बैक्टीरिया है, और डिफेंसिव फैक्टर में है प्रोस्टाग्लैंडिन, म्यूकस और बाइकार्बोनेट। प्रोस्टाग्लैंडिन म्यूकस के सिक्रीशन, बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। म्यूकस हेल्प करेगा क्योंकि म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखता है स्टमक की सरफेस पे, जो HCl से स्टमक की लेयर को प्रोटेक्ट करती है। और बाइकार्बोनेट जो रहते हैं वो HCl को न्यूट्रल करते हैं। अगर ज़्यादा HCl सिक्रीट हो रहा है तो उसको न्यूट्रल करेंगे। तो अगर ट्रिगर्ड फैक्टर ज़्यादा हो रहे हैं तो, और डिफेंसिव फैक्टर उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा अल्सर कॉज होगा। तो और या फिर ऐसा हो रहा है कि डिफेंसिव फैक्टर कम है तो अल्सर कॉज होगा। अब हम देखेंगे कि एसिड सिक्रीशन कैसे होता है, फिजियोलॉजी ऑफ एसिड सिक्रीशन। तो जब फूड की स्मेल या फूड हम खाते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है और वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। उससे हमारा वेगस नर्व एक्टिवेट होता है और न्यूरोट्रांसमीटर, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमको पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलाइन को रिलीज करता है। तो एसिटाकोलाइन रिलीज होता है और एंटेरिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद वो गैस्ट्रिन और एसिटाकोलाइन को रिलीज कराता है। गैस्ट्रिन G सेल से रिलीज होता है और CC के रिसेप्टर से बाइंड होता है, और ये एसिड का सिक्रीशन कराता है। एसिटाकोलाइन क्या करता है, एसिटाकोलाइन एंट्रोकोमोफिन सेल को एक्टिवेट करता है जिससे हिस्टामिन रिलीज होता है, और वो H2 रिसेप्टर से बाइंड होता है और सिक्रीशन कराता है एसिड का। तो यहाँ पे 3 फैक्टर हैं जो कि हमारे HCl को सिक्रीट कराने में मदद करते हैं। तो ये पहला फैक्टर हो गया गैस्ट्रिन और एसिटाकोलाइन, और तीसरा फैक्टर हो गया हमारा
हिस्टामिन। तो ये आपको याद रखना है, और ये जो मैंने आपको समझाया वही इस थ्योरी में लिखा है, तो ये आप पढ़ लेना। अब हम देखेंगे कि ये जो 3 फैक्टर थे, हिस्टामिन, गैस्ट्रिन और एसिटाकोलाइन, ये कैसे हमारे HCl का सिक्रीशन करवाते हैं। तो ये हमारी है पेरिएंटल सेल, जहाँ से HCl का सिक्रीशन होता है। तो पेरिएंटल सेल में 3 रिसेप्टर होते हैं। एक H2 रिसेप्टर होता है, CCK रिसेप्टर, कोलसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर होता है, और M3 रिसेप्टर, मस्करिनिक रिसेप्टर जिसको बोलते हैं, वो होता है। ये तीनों रिसेप्टर पेरिएंटल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से बाइंड होता है तो हमारा साइक्लिस AMP पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि कैल्शियम का सिक्रीशन बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा जब M3 रिसेप्टर पे एसिटाकोलाइन जब बाइंड करता है तो IP3 और डेक पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कैल्शियम का सिक्रीशन बढ़ जाता है। और सेम इसी तरह गैस्ट्रिन पे जब CC के रिसेप्टर पे गैस्ट्रिन बाइंड होता है तो IP3 और डेक पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, जो कि कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। अब कैल्शियम के इंक्रीज होने से क्या होता है, हमारा प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हो जाता है। प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हो जाता है तो ये H+ आयन इधर भेजता है और पोटेशियम अंदर भेजता है। तो जैसे ही यहाँ पे H+ आयन आ जाते हैं तो हमारे प्लाज्मा से क्लोराइड आयन लेके HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। HCl का फॉर्मेशन होने के बाद ये स्टमक में रिलीज हो जाता है, ल्यूमेन में। तो हमारे जो HCl है उसका काम क्या होता है। HCl का काम होता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। तो जो पेप्सिन है, अगर टू मच पेप्सिन रिलीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डिस्ट्रक्ट करेगा, और जिससे कि अल्सर कॉज होगा। हम देखेंगे कि ये H. पाइलोरी बैक्टीरिया है क्या और ये अल्सर कैसे कॉज करता है। तो पहले तो ये H. पाइलोरी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। तो इसमें फ्लैजिला होता है जो इसकी मोबिलिटी के लिए होता है, और यूरिएज होता है। यूरिएज जो रहता है ये अमोनिया को बनाता है, जिससे बैक्टीरिया के आसपास एक क्लाउड बन जाता है अमोनिया का। एक बेसिक एनवायरनमेंट बन जाता है, जिसके वजह से जो स्टमक का HCl रहता है इस बैक्टीरिया का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और जो इसमें कुछ आउटर प्रोटीन होते हैं, ये होस्ट सेल में इसको अडहेर करवाते हैं, जिससे ये होस्ट सेल में आसानी से चिपक सकता है। और इसमें कुछ एक्सोटॉक्सिन होते हैं जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसल इंजरी करवाते हैं, और ये सिक्रेटरी एंजाइम कुछ सिक्रीट करता है, प्रोटियोलेज, म्यूसिनेज, लाइपेज, गैस्ट्रिक म्यूकोसल इंजरी ये भी कॉज कराते हैं। इसमें लिपोपोलीसेकेराइड होता है जो कि होस्ट सेल में अडहेर करता है, और ये इन्फ्लामेशन कराता है। तो ऐसे H. पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फ्लामेशन कराता है या अल्सर कॉज करता है हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा सेल्स में। देखेंगे कि H. पाइलोरी बैक्टीरिया कैसे कॉज करेगा अल्सर। तो पहली स्टेज में जो H. पाइलोरी बैक्टीरिया कोई भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर के वजह से स्टमक में आ जाते हैं, और ये जो हमारी एपिथेलियल सेल है इस तक पहुंच जाते हैं। ये गैस्ट्रिक फ्लूइड है, ये म्यूकोसल लेयर है, ये पहले आएंगे। और सेकेंड स्टेज में ये आप देख रहे हैं, ये जाके हमारी जो एपिथेलियल सेल है, गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल में यहाँ जाके अडहेर हो जाएंगे, और ये अपने आसपास एक यूरिएस का एक बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे, जिससे इन पर कोई भी गैस्ट्रिक एसिड का असर नहीं होगा। उसके बाद में थर्ड नंबर में ये अपनी कॉलोनी बना लेंगे, और गैस्ट्रिक म्यूकोसा सेल में ये अपनी एक कॉलोनी बना लेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेज में ये क्या करेंगे,
म्यूकोसल डैमेज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये अपने डिवाइड करते रहेंगे, अपनी कॉलोनी बढ़ाते रहेंगे, और जो ये पूरा हमारी ये जो म्यूकोसल लेयर थी जो कि हमारी एपिथेलियल सेल को HCl से बचाती थी, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी डैमेज हो जाएगी। यहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगा बाय गैस्ट्रिक एसिड प्रोटीलेसिस इफेक्टर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे म्यूकोसल सेल जो रहते हैं हमारे ये डेथ हो जाएगी बाय साइटोटॉक्सिन। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग। हमने पूरा देख लिया कि एसिड कैसे सिक्रीट होता है और एच पाइलोरी बैक्टीरिया कैसे इन्फ्लामेशन करता है या कैसे अल्सर कॉज करता है। तो हमने देखा था, तो पहले तो हमको गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इनहिबिटर करने वाले कुछ ड्रग्स मिल जाए। जो गैस्ट्रिक एसिड ही कम बनेगा तो फिर अपने आप HCl कम प्रोड्यूस होगा और हमारी जो म्यूकोसल लेयर है, एपिथेलियल सेल है, वो डैमेज नहीं होगी स्टमक की। तो H2 एंटी हिस्टामिन, हमने देखा था कि H2 रिसेप्टर से हिस्टामिन बाइंड करके CMP साइक्लेज पाथवे एक्टिवेट करता था, जिससे कैल्शियम का सिक्रीशन बढ़ता था और हाइड्रोजन पोटेशियम पंप जिससे एक्टिवेट होता था और फिर HCl बनता था। अगर हम उसी को बंद कर देंगे तो हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड है वो इनहिबिट हो जाएगा उसका सिक्रीशन। तो इसमें H2 एंटी हिस्टामिन में कौन कौन सी ड्रग आती हैं? सिमेटिडिन, रेनिटिडिन और फोमेटिडिन। एंटीकोलिनर्जिक क्या होंगी? ड्रग जो कि एसिटाइलकोलाइन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगी। तो इसमें ये ड्रग्स हैं पिरेजिपिन और प्रोपेथिलीन, और जो इसके बाद में है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटोन पंप ही इनहिबिट हो जाएगा तो हमारा HCl का सिक्रीशन होना इनहिबिट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है? ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल और रोबेप्राजोल। प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि है ये हमारे डिफेंसिव फैक्टर में थी। तो ये अगर डिफेंसिव फैक्टर हम अगर बढ़ा दें तो भी हम HCl को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें जो ड्रग है वो आ जाएगी मीसोप्रोस्टाल। कैटेगरी में ड्रग आ जाएगी कौन सी? गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, जो गैस्ट्रिक एसिड को हम न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसमें आ जाएगी सिस्टेमिक में आ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। तो ये बेसिक है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। नॉन सिस्टमिक में आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अल्सर प्रोटेक्टिव कि जो अल्सर को प्रोटेक्ट करके रख सके, उसमें हम सुक्राल्फेट और CBS देते हैं। और एंटी एच पाइलोरी ड्रग जिसमें आ जाएगी ये एंटीबायोटिक रहती हैं, इसमें आ जाएगी एमॉक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, टिंडाजोल और मेट्रोनिडाजोल। वीडियो में हमने पूरा क्लासिफिकेशन और अल्सर क्या होता है, अल्सर के टाइप्स क्या हैं, उसके सिम्टम, कॉजेस और एच पाइलोरी बैक्टीरिया कैसे अल्सर कॉज करता है, हमने सब देख लिया। आगे की वीडियो में हम क्लासिफिकेशन को और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।